लेसन नंबर 1, रेनबो बुक, क्लास 12, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ यह एक लेख है, इससे है। तो शुरू हो रहा है। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा विश्वास है कि भारत की सभ्यता पूरी दुनिया में इसे कोई नहीं हरा सकता है। भारतीय सभ्यता को पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। Rome went, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at foundation. तो आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि रोम मिट गया, ग्रीस बढ़ गया, फिरौन कहते हैं मिस्र के राजाओं को, मिस्र के राजाओं की ताकत समाप्त हो गई। चाइना के बारे में कह नहीं सकते, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, लेकिन भारत आज भी अपने नींव पर, अपने आधार पर अडिग खड़ा है। समझ में आया? अगला, नेक्स्ट, the people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. यूरोप के जो लोग हैं अपना लेसन, अपना पाठ सीखते हैं रोम और ग्रीस से, जो कि अपने पहले जैसी स्थिति में नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. उनसे सीखने के क्रम में उनसे हमेशा गलतियां होने का डर रहता है। बड़ा ही उनका दुखदायी स्थिति है। गांधी जी मजाक उड़ा रहे हैं, किनका? यूरोपियन लोगों का। यूरोपियन का मतलब यूरोपवासी। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यानी महादेश है, उसमें कई देश आते हैं, जैसे बोलिए मेरे साथ, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इस तरह के देश, पोलैंड, ये सब देश कहाँ है? यूरोप में है। ओके, आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस India remains immovable and that is her glory. इन सभी चीजों के बीच भारत रहता है अडिग, और यही इसकी सुंदरता है, यही इसका गौरव है, यही इसका गौरव है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid. ये भारत के खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के लोग अज्ञानी हैं। क्या है? अज्ञानी है, असभ्य है और जिद्दी है। It is not possible to induce them to adopt any changes. इन्हें ललचाया नहीं जा सकता है किसी भी बदलाव के लिए। It is a charge really against our merit. यह हमारे गुण के खिलाफ बात है। यह हमारे खिलाफ बात है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we do not change. हम लोग तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कोई चीज अनुभव की कसौटी पर सही ना उतरे। समझ में आया? What we have tested and found true on the anvil of experience, we do not change. Many thrust their advice upon India. बहुत सारे लोग भारत पर अपना अपना सलाह थोपते हैं। And she remains steady. लेकिन भारत रहती है अडिग। अडिग माने अपने जगह से नहीं हटती है। That is her beauty. ये इसकी सुंदरता है। It is the ship anchor for hope. यह हमारी आशा की सुरक्षा है। ये हमारी आशा की सुरक्षा है। पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out the man of the path of duty. सभ्यता क्या है? सभ्यता वह चीज है जो इंसान को अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलाती है। समझ में आ रहा है? कर्तव्य के रास्ते पर चलाती है। Performance of duty and observance of morality are compatible terms. To observe the morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. सभ्यता कहती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप में नैतिकता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये एक दूसरे के लिए कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। क्या है? कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। और गुजराती में सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब ही होता है अच्छा आचरण। Good conduct means अच्छा आचरण। Number 4,
If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and that is it should be. और भारत का अगर देखा जाए, अगर ये परिभाषा के मद्देनजर, परिभाषा के अनुसार देखा जाए, तो भारत को किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है. Number 5, we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. It will remain unsatisfied. हम आगे देखते हैं, समझते हैं ये कि दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है. जितना इसे मिलता है उतना ज्यादा चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है. दिमाग क्या है? बेचैन पक्षी है, ये कभी शांत होने वाला नहीं है. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. फिर से सुनते हैं इसको. The more we indulge in our passion, the more unbridled they become. जितना ज्यादा हम अपनी इच्छाओं में लिप्त रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे और हमारी इच्छाएं बेलगाम हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? बेलगाम हो जाएंगी. यह सब कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं, महात्मा गांधी. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. हमारे पूर्वजों ने ये पाया कि इच्छाओं का एक सीमा होना चाहिए. इच्छाओं का क्या होना चाहिए? सीमा होना चाहिए. नहीं तो हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही बर्बाद रहेंगे. और उन लोगों ने देखा कि खुशी जो है लगभग एक दिमागी अवस्था है. क्या है? दिमागी अवस्था. हाँ. Number 6 paragraph. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy. The poor to be happy. Millions will always remain poor. ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं, गरीब लोग हमेशा नाखुश रहते हैं. ज्यादातर देखा गया है कि अमीर लोग नाखुश रहते हैं और गरीब लोग खुश रहते हैं. मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर. लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो हमेशा गरीब रह जाते हैं. क्या उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती है? ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स. इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें अय्याशी करने से मना किया है, विलासितापूर्ण जीवन बिताने से मना किया है. समझ में आ रहा है? ठीक है. We have managed with the same kind of the plow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life correcting competition. हम लोगों ने हजारों साल पहले खेती में इस्तेमाल होने वाले हल की खोज कर ली थी. हम लोग ने एक से बढ़कर एक कुटिया बनाई, लेकिन हम लोग जिंदगी को बर्बाद करने वाले सिस्टम को बढ़ावा नहीं देते हैं. लाइफ कॉरेडिंग सिस्टम यानी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तरीका को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हर कोई अपना अपना काम करता था और सबको निश्चित सैलरी, निश्चित वेजेस यानी कि पैसा आता था. कोई कंपटीशन नाम की चीज नहीं थी. It was not that we did not how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज मशीनों का खोज नहीं कर सकते थे. हमारे पूर्वज मशीन खोज सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं खोजा, क्योंकि ऐसी चीजों से जब हम दिल लगाएंगे तो एक ना एक दिन मशीनों के हम गुलाम बन जाएंगे. एक ना एक दिन हम लोग क्या बन जाएंगे? मशीनों के गुलाम बन जाएंगे. They therefore after due deliberation decided we should not only do what we could our hands and feet. तब उन लोगों ने ये सोचा जो काम हम हाथ पैर से आसानी से कर सकते हैं, हाथ पैरों से आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है. They saw that our real happiness and health considered in a proper use of our hands and feet. उन्होंने कहा हमें सच्ची खुशी और सेहत तभी मिल सकती है जब हम अपने हाथ और पैरों का सही इस्तेमाल करें. हाथ और पैरों को सही इस्तेमाल करने से क्या मिलेगा? सच्ची खुशी और सच्ची सेहत. Number 7. They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance and that people would not be happy in them. उन लोगों ने आगे कहा, किन लोगों ने? हमारे पूर्वजों ने. ध्यान दीजिएगा, हमारे पूर्वजों ने आगे कहा कि जो शहर है एक बोझ है हम लोग के ऊपर. क्या है? शहर बोझ है और बेकार की जगह है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए. वो एक फंदा है, वो एक
फंदा है, जाल है, जाइएगा तो शहर में फंस जाइएगा। ये कौन कहते थे? हमारे पूर्वज। और हमारे पूर्वज शहर जाना पसंद नहीं करते थे। That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution, vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with the small villages. वे आगे कहते थे कि शहर में चोरों का गिरोह है, डकैत हैं, गंदी औरतें हैं और साथ में पाप वाली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने जाल में फंसा लेंगी। They were therefore satisfied with the small villages. इसलिए वे संतुष्ट थे अपने छोटे छोटे गांवों में। वे संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव में ही रहते थे और संतुष्ट रहते थे। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of the ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. वे कहते थे कि राजा की तलवार से बेहतर है साधु महात्माओं संतों की वाणी। साधु महात्माओं संतों की वाणी राजा के तलवार से ज्यादा ताकतवर है। यह हमारे पूर्वजों का सोच था। A nation with the constitution like this is fitter to teach others man to learn from others. This nation had courts, lawyers, and doctors, but they were all in bare bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and waits did not rob people. हमारे संविधान के तहत कोर्ट है, कचहरी है। कोर्ट मतलब यहाँ पर कचहरी से है, ठीक है ना, दरबार से नहीं है। कचहरी का मतलब समझ गए ना, जहां पर जज और वकील होते हैं, फैसला सुनाया जाता है। तो ये हमारे जो समाज में है, क्या चीज? दरबार है, वकील हैं, जज हैं, वेद हैं। ये लोग सभी अपने बाउंडेशन में बंधे हुए हैं, अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। ये आपको लूटते नहीं है, ये आपको लूटते नहीं। जब आप उनके पास जाइएगा तब फंसिएगा ना। तो पहले का एक साधारण सा नियम था कि कुछ भी हो जाए हम लोग को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना है, गांव में ही मामला हल कर लेना है। और गांव में मामला कैसे हल होता था? पंच परमेश्वर होते थे, पंच को परमेश्वर का दर्जा था और ग्राम पंचायत में ही मामला हल हो जाता था। ठीक है, ये सब पहले जमाना का बात हो रहा है, हमारे पूर्वजों का बात हो रहा है। The ordinary rule was to avoid courts. साधारण सा नियम था कि दरबार कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे, गांव में ही मामला को हल कर लेंगे। Avoid माने बचना। There were no towns to lure people into them. This evil too was noticeably only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed the true home rule. कॉमन सा नियम था, साधारण सा नियम था कि लोग जो हैं ज्यादातर गांव में ही रहते थे और गांव में ही खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी बिता लेते थे, लेकिन शहर नहीं जाते थे। और इसी को ही कहते हैं ट्रू होम रूल, सच्चा गृह शासन। सच्चा गृह शासन, हमारे पूर्वज गृह शासन करते थे, गांव में ही रह करके पूरी जिंदगी बिता देते थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। 8 पैराग्राफ पढ़ाई हुआ है, फिर थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे।